अपने कश्मीर की बहुत बातें करते थे। हाँ कई फिल्में बनी हैं, हाँ कश्मीर फाइल बनी और भी कई बनी। ये उस कश्मीर की फिल्म है जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है। ये देश भर में आंदोलन हुआ, दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पर ऐसे कुछ नारे सुनाई दिए जिनको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। आप इसे कैसे? जंतर मंतर में जो हुआ, वो इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाई, लेकिन ये दूसरे एलिमेंट उसमें क्यों जुड़ गए? उसमें पाकिस्तान से फंडिंग क्यों होने लगी? उसमें मिडिल ईस्ट से फंडिंग क्यों होने लगी? गल्फ से फंडिंग क्यों होने लगी? जो जेनजी है वो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, उसी से तो हमारा देश बनना है आगे। भजन में तो भक्ति है, बड़ा आनंद है। तो मैंने सोचा था कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह करूंगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसमें करियर बनाऊंगा। किशोर दा के साथ, क्योंकि वो बहुत चुलबुले इंसान थे, उनके साथ ट्यूनिंग आपकी कैसे रही? इतना मुझे प्यार करते थे कि मैंने अपने म्यूजिक में गाना उनसे गवाया। हाँ उन्होंने पैसे लेने को मना कर दिया मुझे। कहने लगे मैं तुम्हारे गाने रोज सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, अरे मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। और खास बात थी आपका कोलैबोरेशन रफी साहब के साथ भी बड़ा कमाल बहुत रहा अच्छा रहा। मैंने उनके साथ डुएट गाया था एक फिल्म में। फिल्म हाँ। थी शिरडी के साईं बाबा। हाँ वो गाना आपने सुना होगा, साईं बाबा बोल। हाँ वो मैंने रफी साहब के साथ में गाया। बहुत ही सरल सीधे आते थे रिकॉर्डिंग में। हाँ देखा कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो जरा गरीब है, हाँ तो पैसे दे जाते थे, लेने की बजाय। दे देते। लता दीदी के साथ आपने कई गाने गाए। कई गाने गाए आपने, और जो सबसे यादगार गाना जो मुझे अच्छे से याद है, रति अग्निहोत्री और 16 बरस। 16 बरस की। सर कितना कमाल गाना है। अब उसका भी किस्सा था बड़ा अच्छा। मुझे भजन गाने के लिए भगवान ने चुना है, मैंने नहीं चुना भजन। अनूप जी गजल तो मैं गा रहा हूँ, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। वो मुझे कहते थे भजन जलोटा, और मैं उनको कहता था गजल सिंह। ऐसे पुकारते थे मुझे। आजकल सर ये रैप कल्चर बहुत चल गया है। हाँ। बादशाह हो, हनी सिंह हो, रैप सॉन्ग्स आते हैं, विवाद बहुत होता है, ऐसे शब्द होते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ गाने देखे जिनको बैन तक किया गया। आज के रैप को पूरी फैमिली नहीं सुन सकती, इन लोगों ने गंदा कर दिया आगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। गजल की नज़ाकत हो या भजनों का आध्यात्म, जिनकी गायकी में हर भाव सहजता से ढल जाता है। 5 दशकों से भी ज्यादा का समय हो चुका है और वो ऐसे ही संगीत की अविरल धारा को बहा रहे हैं। गजल हो या भजन हो, उन्हें हर जगह आप महसूस कर पाएंगे। प्लीज एक बार स्वागत करिए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सम्राट मैंने जिक्र किया है, या आपने साबित भी किया है। बीते इतने दशकों में हम सुनते आ रहे हैं वो तमाम भजन, वो तमाम संगीत जो आपने हमें सुनाया है, जिसको सुनकर हम बड़े हुए हैं। अब क्या कहूँ मैं आपको, एक्टर कहूँ, संगीतकार कहूँ, क्या कहूँ सर, क्योंकि अब तो एक्टिंग भी कर रहे हैं आप। सब कला की विधाएं हैं। इसके पहले भी हमने कई फिल्मों में काम किया, कई प्लेस किए हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करते हैं अपने शौक के लिए। वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, एक्टिंग इज़ नॉट माय प्रोफेशन। लेकिन होता क्या है कि कभी मन होता है चलो कुछ और करते हैं, और कहीं से कोई ऐसा ऑफर आ जाए कि जिस फिल्म में छोटा सा काम है आपका। बीच में एक पाताल लोक बहुत अच्छा वेब सीरीज आई थी, उसमें मेरा काम था। सत्य साईं बाबा, वो तो पूरी फिल्म मेरे ऊपर थी। ऐसे कई फिल्मों में हमारे गाने पिक्चराइज हुए हैं, हम आए हैं। एक फिल्म आई थी प्यार का सावन, जिसमें मैं और अरुण गोविल 2 हीरो थे। एक फिल्म में चिंतामणि सूरदास थी, उसमें मैंने तानसेन का काम किया था। ये सब करते रहते हैं, लेकिन मेन जो काम है वो संगीत का ही है। और संगीत में ही दिन रात हम रमे रहते हैं। एक कमाल की चीज़ ये है सर कि भारत देश मेरा, मतलब जब ट्रेलर आप देखते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी जो मेरे जहन में रह गई, वो थी सर आपका संगीत। और जितने कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे, मैं वही देख रहा था, लोगों ने बार बार एक ही चीज़ कही है, कह रहे कि पूरे गानों को हम सुनना चाहते हैं, गानों की वजह से ट्रेलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो क्या मतलब ये डिसाइडेड था कि आप संगीत देने वाले हैं फिल्म के अंदर में? हाँ, इस फिल्म का कुछ ऐसा था कि इस फिल्म में इन्होंने बुलाया था, डायरेक्टर साहब ने मुझको एक गाना गाने के लिए। तो हम गए, गाना गाया, उनको गाना बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्ड करने के बाद फिर कहने लगे कि आपके ऊपर ही पिक्चराइज कर लें। हाँ। अरे कर लो। तो
कुछ उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि दाढ़ी वाड़ी लगा के मुझे मौलाना बना के हाँ और वो पिक्चराइज किया। उसकी जो फोटो थी वो वायरल हो गई हाँ, वो फोटो बहुत वायरल हुई है। यस। कि भाई इन्होंने क्या कर लिया, धर्म तो नहीं बदल लिया, ये तो नहीं हो गया। तो जब इतनी वायरल फोटो हुई हाँ तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोले क्यों ना हम इनको हीरो ही बना दें इस फिल्म में। और वो फिर मैंने कहा फिर स्क्रिप्ट सुनाओ अगर मुझसे एक्टिंग करानी। हाँ। मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे मज़ा आया, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है। इस फिल्म में ख़ास बात यह है कि हम अपने कश्मीर की बहुत बातें करते हैं। हाँ कई फिल्में बनी हैं, हाँ। कश्मीर फाइल बनी और भी कई बनी। ये उस कश्मीर की फिल्म है जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है। ये वहाँ के लोगों की टीस है जिनको पानी नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही समय से, परेशानी से रह रहे हैं वो। ऊपर से टेररिस्ट तंग करते हैं, ऊपर से वहाँ की आर्मी तंग करती है। दे आर नॉट हैप्पी। तो वो कह रहे हैं कि भारत देश है मेरा। हाँ। कि भाई हमको भारत अपने में मिला लो। हाँ। जैसे आपके यहाँ कश्मीर इतना आराम से रह रहा है, हमारा कश्मीर जो है इसको भी आप अपने पास बुला लो और हम आराम से रहें। तो ये भारत देश है मेरा, ये हमारा आपका डायलॉग नहीं है। ये डायलॉग है उस कश्मीर का जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है। वहाँ रहने वाले लोग कह रहे हैं भारत देश है मेरा। एक और चीज़ है कि अभी जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चीज़ें हुई, जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि देश भर में आंदोलन हुआ, दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर ऐसे कुछ नारे सुनाई दिए जिनको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। आप इसे कैसे देखते हैं, जो देश विरोधी नारे लगे वहाँ? देखिए ऐसा है, हर एक को अपनी शिकायत सरकार तक पहुँचाने का हक है। जंतर मंतर में जो हुआ, वो इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी शिकायत सरकार तक पहुँचाई, लेकिन ये दूसरे एलिमेंट उसमें क्यों जुड़ गए? उसमें पाकिस्तान से फंडिंग क्यों होने लगी? उसमें मिडिल ईस्ट से फंडिंग क्यों होने लगी? गल्फ से फंडिंग क्यों होने लगी? हाँ। उसमें अपोजिशन पार्टियां क्यों मिल गई? इस चीज़ से क्या मतलब है? अरे भाई स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिकायत है, उनको अपनी शिकायत बताने दो। अरे सरकार आज नहीं तो कल उसको समझेगी और उसको पूरा करेगी, लेकिन जब तक वो पूरा करेगी उसके पहले ये सब क्या हो रहा है? ये सब रॉन्ग एलिमेंट इसमें क्यों जुड़ रहे हैं? तो आज जो जेंजी है वो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, उसी से तो हमारा देश बनना है आगे। तो उसमें धैर्यता भी आनी चाहिए। हाँ, पेशेंस। बिल्कुल सही कहा। पेशेंस नहीं था तो ये लोग सब जुड़ गए उनको उकसाने के लिए। तो देश विरोधी नारे होने लगे। अरे हमारी जेंजी कोई देश विरोधी थोड़ी है। भारत देश है मेरा वो लोग भी बोलते हैं। हाँ। दे लव इंडिया। तो ये पेशेंस की कमी होने के कारण ये सब प्रॉब्लम हुई है। इसलिए मैं कहूँगा जो धैर्य है वो आप लाइए, क्योंकि यह हमारे यहाँ एक शास्त्रों में बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपबल तपबल और बाहुबल चौथे हैं बलदाम, लेकिन जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ये संतोष जो है, हाँ, ये पेशेंस जो है, ये धैर्यता जो है, ये आप अपने अंदर लाइए, फिर देखिए कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। धैर्य के दम पर ही सब कुछ होता है और धैर्य ही वो वजह है जिसके वजह से 7 साल की उम्र में जब नन्हे अनूप जलोटा थे तो उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। हाँ सही बात ये इत्तेफाक नहीं बल्कि सच है सर। बिल्कुल। आपके सफ़र को सर हम जब देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो 70 के दशक में आपने अपना सफ़र शुरू किया। बाबूजी का हाथ आपके करियर में रहा है बहुत बड़ा। शास्त्रीय संगीत का सीखना हो, फिर कोरस करना हो, तबला बजाना हो, हारमोनियम बजाना हो, ये सारी शास्त्रीय संगीत की जितनी शिक्षा होती है आपने ली। आप बाबूजी के हाथ को अपने ऊपर कितना देखते हैं आपके करियर की योगदान? पूरा, क्योंकि मैंने उनके साथ ही गाना शुरू किया। उनके पीछे बैठ जाता था मैं जब कॉन्सर्ट करते थे। हाँ। एक एक दो लाइन पीछे गाता था, तो उससे हिम्मत बढ़ी। हाँ। उससे मुझे ये सीखने को मिला कि किस तरह से 2-2, 3-3 घंटे गाकर लोगों को प्रसन्न किया जाता है। ये सारा कुछ मैंने उनके कॉन्सर्ट से सीखा है, उनके वे ऑफ परफॉर्मेंस से सीखा है। और आज यही कारण है कि 2-2.5 घंटे में गाता हूँ और पब्लिक बैठती है, सुनती है। एक चीज़ और है सर कि जब आपने शुरुआत की थी तो शायद भजन को या फिर शास्त्रीय संगीत में ऐसा कोई
तब किसी ने ऐसा आजमाया नहीं था। उस वक्त सब शायद हिंदी गानों की तरफ रुख कर रहे थे, बॉलीवुड के संगीत की तरफ रुख कर रहे थे, वेस्टर्न म्यूजिक आ रहा था। लेकिन जब आपने शुरुआत की तो वो एक अलग मुकाम हासिल किया, अलग इतिहास रच गया कि नहीं, भजन सम्राट भी कोई हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि मेरे पिताजी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। उनके प्रोग्राम होते थे रविशंकर जी के साथ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ। हाँ तो उन्होंने तो वो मंच देखे हैं। हाँ साथ में वो भजन भी गाते थे। तो मैंने उनको जब भजन गाते सुना तो मुझे लगा कि इस भजन में शास्त्रीय संगीत गाने से ज़्यादा असर है, क्योंकि इसमें भक्ति भी है। शास्त्रीय संगीत में भक्ति नहीं है, राग है। हाँ तो एक नियम है कि भाई राग ऐसे गाई जाती है, ऐसे हाँ। गाई जाती है। लेकिन भजन में तो भक्ति है, बड़ा आनंद है। तो मैंने सोचा था कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह करूँगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसमें करियर बनाऊँगा। हाँ ऐसा नहीं सोचा था। मैं पहले क्लासिकल म्यूज़िक गाता था, उसके बाद मैंने फिल्म म्यूज़िक बहुत गाई। लोग तो बचपन में मुझे जूनियर किशोर कुमार कहने लगे हमारे स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, क्योंकि मैं वो भी सब गाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने मेरे भजनों को इतना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया हाँ। कि फिर मुझे भजन सम्राट कहना शुरू कर दिया। फिर मेरी गज़लें भी पीछे हो गई, हाँ। मेरा क्लासिकल भी पीछे हो गया। ये देखते हुए मैंने अपने भजनों में क्लासिकल को खूब इस्तेमाल किया, जिससे कि लोगों को लगे ये क्लासिकल भी तो गाते हैं। हाँ। तो एक भजन में मैं 5-5, 6-6 राग गाता था, आज भी गाता हूँ, एक लाइन को 6 रागों में। तो लोगों को लगता था, अरे इसने तो विद्या सीखी हुई है, विद्वान है ये। ये सब करने से एक लोगों में आदर और प्यार पैदा हुआ है। आपने किशोर दा का जिक्र किया, और मैं पर्सनली किशोर दा के गाने बहुत सुनता हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी आपके ऊपर कि अनूप जलोटा जी का वो एक गाना जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग का मुखड़ा गाया था। मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं जिक्र करना चाहूँ किशोर दा का। किशोर दा आपको जूनियर किशोर बुलाते थे, तो जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, और अच्छे से मालूम है आपने उनके साथ भी काम किया है। हाँ, बिल्कुल। तो किशोर दा के साथ, क्योंकि वो बहुत चुलबुले इंसान थे, उनके साथ ट्यूनिंग आपकी कैसी रही? वो इतना मुझे प्यार करते थे कि मैंने अपने म्यूज़िक में गाना उनसे गवाया। हाँ। उन्होंने पैसे लेने को मना कर दिया मुझे। कहने लगे, मैं तुम्हारे गाने रोज़ सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, अरे मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। मतलब ये प्यार ही हो सकता है, और क्या हो सकता है। और उसके बाद मुझे कहने लगे, तुम तो मेरे भी गाने गाते हो। फिर मैंने उनको उनका एक गाना सुनाया भी, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। ये मैंने उनको सुनाया सामने। बड़ी कमाल की चीज़ है। और एक और ख़ास बात थी, आपका कोलैबोरेशन रफ़ी साहब के साथ भी बड़ा कमाल बहुत रहा है। अच्छा रहा। मैंने उनके साथ डुएट गाया था एक फिल्म में। फिल्म थी शिरडी के साईं बाबा। हाँ वो गाना आपने सुना होगा, साईं बाबा बोल। हाँ। वो मैंने रफ़ी साहब ने साथ में गाया था। अच्छा, रफ़ी साहब की कोई ऐसी खास क्वालिटी थी जो बाकी सिंगर से आपको बहुत अलग लगी? बहुत सीधे आदमी थे, बहुत सरल। उनको गाने बजाने से के अलावा और कोई मतलब न किसी चीज़ से। बहुत ही सरल, सीधे। आते थे रिकॉर्डिंग में, हाँ देखा कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो ज़रा गरीब है, हाँ। तो पैसे दे जाते थे, लेने की बजाय दे देते थे। अरे ऐसे आदमी थे कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ। ये लो, ये रखो, और काम करना आगे अच्छी तरह। ही वॉज लाइक दैट, वेरी जनरस, बहुत अच्छा। किशोर दा हों, रफ़ी साहब हों, लता दीदी हों, लता दीदी के साथ आपने कई गाने गाए। कई गाने गाए आपने, और जो सबसे यादगार गाना जो मुझे अच्छे से याद है, रति अग्निहोत्री और हाँ, 16 बरस की। 16 बरस की। सर कितना कमाल गाना है। अब उसका भी किस्सा था बड़ा अच्छा। जी सर, मुझे बताइए। लता जी से कुछ काम था, हाँ तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, दीदी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहने लगे, अभी महबूब स्टूडियो जा रही हूँ, वहाँ आ जाओ, हाँ वहाँ एक रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, हाँ बात कर लेंगे। हाँ। मैं पहुँच गया, हाँ तो उनसे मिला, उनसे बात करके मैं वापस जाने लगा। हाँ। तो मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस दिन, उन्होंने मुझे रोक लिया कि अब जाइए नहीं, आप पैसे मिलते नहीं हो, चाय पी के जाइएगा, हाँ लता जी को जाने दीजिए। हाँ। तो लता जी का गाना हो गया, वो चली गई। अब हम बैठे चाय पीने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। तो लक्ष्मी जी मुझे कहते हैं, अनूप जी 1-2 लाइन इस गाने में है, आप गा देंगे? मैं गा देंगे। अब मैंने गा दी, वो दोनों गाए, सुपर हिट हो गया, भाग्य की बात। हाँ।
और वो गाना आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। वो हिट है, वो हर प्रोग्राम में फरमाइश होती है। आपने जब इतने दिग्गजों के साथ काम कर लिया, कभी सर ये दिमाग में आया कि मैं मतलब, क्योंकि शास्त्रीय संगीत मतलब पीढ़ियों से चल रहा है, बाबूजी थे, फिर आपके रगों में भी वही बस गया, कुछ ऐसी चीज थी आपके दिमाग में कि नहीं शायद मैं हिंदी गानों की तरफ प्रॉपरली रुख कर लूं, शायद शास्त्रीय संगीत कहीं छूट ना जाए, या अपने हाथ सिर्फ शास्त्रीय संगीत का ही पकड़ा? नहीं, मैंने फिल्मों में गाना खुद कम किया। मुझे सब म्यूजिक डायरेक्टर बुलाते थे, मैंने सबके लिए गाया, लक्ष्मीकांत, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन, भप्पी लहरी, सबके लिए गाया। लेकिन बाद में मैं उनको ये कहता था मुझे मज़ा नहीं आया। वो कहते थे क्यों भाई, इतना अच्छा गाना? मैंने कहा इसलिए मज़ा नहीं आया कि हमारी आदत है ऑडियंस के सामने गाने की। हाँ, हमको चार दीवारी में स्टूडियो के अंदर गा के मज़ा नहीं आता। और सच यही है, हमने देखा वही है पिताजी को गाते हुए महफिलों में, इतनी बड़ी बड़ी ऑडियंस में। तो मन तो वही था, इसलिए मैं फिर ज़्यादा जाता नहीं था रिकॉर्डिंग करने। आपका कोई पसंदीदा संगीतकार रहा इनमें से जिनका आपने नाम मदन मोहन जी बहुत पसंद थे मुझे, और उनकी कॉम्पोजिशन कमाल होती आर.डी. बर्मन बहुत पसंद है। मदन मोहन जी बहुत ही अच्छे, वो उनका ये गाना है, यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। क्या बात है, क्या गाना है, बहुत कमाल का। 1970s में जब फिर 80s की तरफ रुख हुआ, फिर एक ऐसा गाना आता है, लागी ऐसी लगन। सोचा था कि यही गाना इतिहास रच देगा, इस नाम से मतलब ऐसा कुछ कर जाएगा कि। मुझे भजन गाने के लिए भगवान ने चुना है, मैंने नहीं चुना भजन, भगवान ने चुना है। आपको मैं कहानी बताता हूँ। जी प्लीज सर। 1979 में हाँ, हरे कृष्णा मंदिर जुहू में मैं जन्माष्टमी में प्रोग्राम कर रहा था। इतने लोग जानते नहीं थे। हाँ, लेकिन 2 घंटे मैंने गाया, कहा कि मैं घर आ गया। हाँ, 2 महीने बाद फ़ोन आया हरे कृष्णा मंदिर से कि उस दिन आपने जो गाया था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया और उसको हम पॉलीडोर को देना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे सुनने तो दो यार, क्या किया। हाँ, तो मैं सुना उसको, मैंने उससे कहा इसमें मंजीरे की कमी है, मंजीरा ऐड करो, डबिंग करो, मज़ा आएगा। तो मंजीरा ऐड किया। उसके बाद मैंने सुना, मैंने कहा भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर पॉलीडोर वालों ने सुना और पॉलीडोर म्यूज़िक कंपनी ने ये कहा कि ये इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि हम इसका डबल एल्बम बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा मेरा सिंगल नहीं बिकेगा यार, कोई जानता नहीं है, तुम लोग डबल बनाओ। कहते हैं डबल बनाए। उन्होंने डबल एल्बम रिलीज़ कर दिया। उसके 3 महीने के अंदर मेरा पूरे विश्व में नाम हो गया। हर घर में बज रहा है ऐसी लागी लगन, आपके घर में ही बजता था। हाँ, हाँ, मैया मोरी बज रहा है। सुन सुन के सर बड़े हुए। तो वो इसलिए हुआ, कृष्ण ने करा, भगवान कृष्ण ने वो रिकॉर्डिंग कराई, मैंने तो नहीं की, मैं तो स्टूडियो भी नहीं गया। ये उसकी इच्छा थी कि इसके इस प्रोग्राम को जो इसने भी 2 घंटे गाया है इसको विश्व प्रसिद्ध करना है। कर दिया, सब प्लानिंग वहीं से हुई। मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है भजन गाने के लिए, मैंने भजन नहीं चुना। बिल्कुल ठीक है आपने। जगजीत जी, मतलब हम सब जानते हैं कि उनकी गज़लों की बात ही कुछ और है। हाँ, क्या बात। आपके बहुत खास मित्र रहे हैं, मतलब मैंने कई बार आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, और एक कमाल की बात यह है कि वो जो एक होता है ना कि दोस्त के लिए दोस्त का प्यार और दर्द वो साफ झलकता है। कभी ऐसे कोई मजाक मस्ती हुई कि अरे अनूप जी गज़ल तो मैं गा रहा हूँ, अरे कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो? वो मुझे कहते थे भजन जलोटा और मैं उनको कहता था गज़ल सिंह। ऐसे पुकारते थे एक दूसरे। बहुत हम लोगों की मित्रता, लेकिन हमारे सीनियर थे तो हम उनकी इज्जत भी करते थे। और उनके साथ उनके आखिरी 2 दिन मैंने गुजारे थे। आप साथ थे? देहरादून में। लास्ट 2 डेज वी वर टुगेदर। अरे वो भी ऐसा हुआ कि हम दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे का गाना भी, पंजाबी भी हम लोग थे तो पंजाबी में बात करना वो सब। तो हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते थे क्योंकि हम दोनों बहुत बिजी थे। कभी एयरपोर्ट पे मिल गए, कभी किसी कॉन्सर्ट में मिल गए। मन था कि 1-2 दिन रहें। हाँ,
वो हो नहीं पा रहा था। हम्म तो मेरा एक दिन एक प्रोग्राम था देहरादून में किसी कॉलेज का, हम्म तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आया कि अनूप जी आप आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे जगजीत सिंह का करवा दीजिए। मैंने कहा करा देते। मैंने उनसे बात की, तय हो गया। वो एक दिन पहले आ गए, हाँ जिस दिन मेरा था प्रोग्राम उस दिन आ गए। तो मैंने कहा आज तो मेरा है, आपका कल है। कहते नहीं मेरा है। मैंने कहा नहीं आप जल्दी आ गए हो। हाँ अच्छा, कहते चलो ठीक है यार, आज मैं तुम्हारा सुनूंगा, कल तुम मेरा सुनना और परसों हम बम्बई चलते हैं। मैं ठीक है। उन्होंने मेरा सुना, मैंने उनका सुना। 2 दिन हम हंसे खेले मज़े किए, जो बहुत इच्छा थी हमारी। हाँ तीसरे दिन हम बम्बई पहुंचे और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, ही डाइड। तो भगवान को पता था कि इसकी सांसें तो ख़त्म हो रही हैं, अब इनका प्लान करो कि ये मिले। हाँ कैसे प्लान करेंगे? तो ऐसे ही प्लान करो, देहरादून भेज दो, एक दिन पहले भेज दो, नहीं तो एक दिन पहले भी आने की क्या जरूरत थी। ये सब कंप्यूटर की जो रचना है ना, कि क्या प्लानिंग हो रही है, वहाँ हो रही है, सेंड बटन उसके पास है। वेरी ट्रू। तो 2 दिन पहले वहाँ भेज दिया कि चलो 2 दिन साथ रहो, बड़ी इच्छा है ना तुम लोगों की, क्योंकि इसकी सांसें खत्म हो रही एंड ही डाइड। संगीत के बारे में जितने लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब शायद संगीत की परिभाषा सरल हो गई है, मतलब शास्त्रीय संगीत आप मानते हैं अभी भी सिनेमा में एग्जिस्ट कर रहा है? रामायण जैसी फिल्में बन रही हैं अभी तो इतने बड़े बजट पर। शास्त्रीय संगीत हर एक को सीखना चाहिए, जिसको भी म्यूजिक में करियर बनाना है। लेकिन उस सीखने का ये मतलब नहीं कि उसको शास्त्रीय संगीतज्ञ बनना है। हाँ वो पॉप भी गा सकता है, हाँ वो कव्वाली गा सकता है, वो सूफी गा सकता है, वो गज़ल गा सकता है, भजन गा सकता है। लेकिन अगर उसने क्लासिकल सीखा है हाँ। तो इन सब गाने में एक असर आ जाएगा। वो कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये कुछ भी गाएगा वो, हाँ। उसमें असर आ जाएगा, क्योंकि उसने मदरलैंड सीखी। हाँ ये मदरलैंड है क्लासिकल म्यूजिक, उसी से अलग अलग पौधे निकलते हैं। एक और चीज़ ये है कि आजकल सर ये रैप कल्चर बहुत चल गया है। हाँ। अब बादशाह हो, हनी सिंह हो, रैप सॉन्ग्स आते हैं, विवाद बहुत होता है। हाँ। ऐसे शब्द होते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ गाने देखे जिनको बैन तक किया गया। मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके से कल्चरली रैप बनते हैं ये थोड़ी सी रैप जो है ये हमारे यहाँ का बहुत पुराने स्टाइल है। अशोक कुमार ने गाया था, रेलगाड़ी चलती चलती रेलगाड़ी। यस। किशोर कुमार ने भी गाया। हाँ लेकिन शब्द गंदे नहीं थे। हाँ आज के रैप को पूरी फैमिली नहीं सुन सकती। बहुत सही है। उन दिनों अशोक कुमार सब सुन रहे हैं, सब उसका आनंद ले रहे हैं। तो वो तो हमारे यहाँ का पुराना स्टाइल है, इन लोगों ने गंदा कर दिया आगे। बहुत सही कह रहे हैं। आज जो गा रहे हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ सिंगिंग। ये कविता है, कविता पाठ है। कवि सम्मेलन में ऐसे ही होता है ना। हाँ ऐसे ही पढ़ा जाता है। वो जो सुनाते हैं एक राग में। ये कविता पाठ है, लेकिन उसमें अगर गालियां दोगे यार तो कैसे चलेगा। हमें एक और चीज़ जानना चाहूँगा चलते चलते, अभी बस 1-2 सवाल और है, उसके बाद रैप अप कर रहे हैं हम। अभी हाल ही में मनोज मुंतशिर जी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि उनसे रहमान जी पर सवाल किया गया, आपने उस पर बात भी रखी थी अपनी। उन्होंने कहा कि जब उनको फिल्म से परेशानी थी, छावा एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो 8 साल से उन्हें काम नहीं मिला क्योंकि एक वो विशेष समुदाय से आते हैं, तो उनका कहना यह था कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो तब उन्होंने मना क्यों नहीं किया, जब फिल्म चल गई, हिट हो गई और उसके साल भर बाद उनका ऐसा कोई बयान आता है। आप मानते हैं कि शायद रहमान जी जैसे बड़े दिग्गज संगीतकार ऐसा कुछ कहें तो ये शायद समाज में सही संदेश नहीं जाता है, कहीं ना कहीं सही नहीं है ये? हर एक कलाकार को एक चीज समझनी चाहिए कि वो पूरे जीवन हिट नहीं रहेगा। हाँ। अरे जब चले गाने तो चले, ही वॉज नंबर 1। हाँ। उसके बाद दूसरे आ गए। हाँ। उसके बाद प्रीतम आ गए। उसके बाद और लोग, एहसान लाइड आ गए। हाँ। शंकर एहसान लाइड, ये आ गए। तो क्या ज़रूरी है कि पूरे जीवन आप टॉप पे रहेंगे? अरे ऑस्कर तक मिल गया यार। हाँ, और क्या चाहिए? क्या ऑस्कर मिल गया, 5-6 फिल्म फेयर मिल गए, नेशनल अवार्ड मिल गए, क्या कमी? तो शिकायत क्यों कर रहे हो भाई? शिकायत करने की जरूरत बनता ही नहीं है, सब कुछ मिल गया। लेकिन सर फिर ये उन्होंने जिन 8 सालों का जिक्र किया, उन 8 सालों में उनकी बहुत कमाल की फिल्में भी आई हैं।
सही है। उस पर पोन्नियन सेल्वन हो, 1 हो, 2 अरे, हो, उस बीच बड़ी में- बड़ी फिल्में की उस उन्होंने। बीच में काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। या तो इंसान अपने को ये समझ लेता है कि मैं तो परमानेंट हूँ, मेरे सामने तो कोई आ ही नहीं सकता, अब मेरा कम पहले से क्यों हो गया। अरे ऐसा नहीं है, हाँ, हर एक का कम होता है। आज के संगीतकारों में कोई है जो आपको बहुत पसंद है, जिसका म्यूजिक आप सुन लेते हैं कभी कभी? प्रीतम बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाँ शंकर एहसान लायक बहुत अच्छा काम कर रहे हाँ हैं। इनका काम मैं देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि कुछ नयापन करते हैं, लाते हैं, चाहे किसी से इन्फ्लुएंस होके आता हो हाँ। ट्यून, लेकिन उसमें अपना नया काम इतना अच्छा कर देते हैं कि वो कर्णप्रिय हो जाता है। आजकल ये कॉन्सर्ट जो चल रहे हैं, बैक टू बैक अलग अलग सिंगर्स के कॉन्सर्ट होते हैं, आप शायद इकलौते थे जिन्होंने भजन कॉन्सर्ट तक कर दिया, विदेशों तक में कर दिया। अब तो वो नहीं होता है। मेरे पिछले महीने साउथ अफ्रीका के प्रोग्राम में डरबन में 17,000 लोग थे। डरबन में उन लोगों ने कभी 17,000 लोग एक साथ देखे ही नहीं थे कि कहाँ से आ गए। तो ये 50 साल से जो फील्डिंग हो रही है, जो काम हो रहा है, वही करते 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 यहाँ पहुँच गया है कि आज भजन क्लबिंग है, आज भजन जैमिंग है। ये 50 साल से काम करते करते हुआ है। हाँ कि उन लोगों को समझ में आया कि यही भजन है जो हमको आनंद दे सकता है, हमारा स्ट्रेस निकाल सकता है। पहले क्या करते थे जेंजी, हाँ क्लब में गए, हाँ एक बियर लगाई, हाँ स्मोकिंग हो रही है, हाँ कुछ लोग ड्रग्स भी ले रहे हैं हाँ और किसी वेस्टर्न ट्यून पे डांस कर रहे हैं। घर आके देखा तो स्ट्रेस तो वैसे का वैसा है, निकला ही नहीं। यहाँ ना ड्रिंक है, ना स्मोकिंग है, ना कोई ड्रग्स है, भगवान के नाम पे डांस कर रहे हो, स्ट्रेस गायब। ये समझ में आ गया इनको। बहुत सही कहा सर आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया हमसे आपका, इस बहुत शुक्रिया। कमाल की बातचीत करने के लिए। ये 70s और 80s का जिक्र मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि सर मैं पर्सनली शायद हूँ तो 90s बॉर्न, लेकिन थॉट्स मेरे शायद किशोर दा और रफ़ी दा और शायद आपके उस दौर में अटके हुए हैं। शायद यही रीज़न है नहीं, कि वो लगा ही आपसे बातचीत करके लगा कि आप उस समय का म्यूजिक, आज का म्यूजिक, सबसे आप पूरी तरह परिचित हैं। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कमाल की बातचीत के लिए। बहुत उम्मीद है जल्द ही हम आपसे दोबारा मुलाकात करें और ऐसे ही आप अपने नए नए संगीतों के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।